हेलो आसमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। हेलो। और कैसा लग रहा है सिलेक्ट होकर? अच्छा लग रहा है सर, कल के बाद से मतलब बर्डन एकदम खत्म सा हो गया है। हाँ। ऐसा लग रहा है मतलब कोई एकदम बर्डन पूरा खत्म, किताबों का बर्डन खत्म, लॉ का खत्म, अमेंडमेंट्स का खत्म। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी जुडिशरी गोल्ड टीम की तरफ से। ठीक है। और थैंक यू सो मच सर। अभी तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको वैसे भी आ रही होंगी, है ना? ये सर, कल से फोन बजे ही जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है? जज बन के कैसा लग रहा सर अच्छा लग रहा है, मतलब अ, लोगों की तारीफ सुनने को बहुत मिल रही है। बल्कि कभी कभी मुझे अभी सिंक इन नहीं हो पा रही है, अगर सच बताऊं तो अभी न्यूज ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी भी मुझे कुछ करना है। है? रूटीन अभी वो चेंज नहीं हो रहा है। आज सुबह मतलब जब उठे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब क्या करूं, कैसे क्या होगा। नहीं नहीं, तो अब आप फाइनली उस पड़ाव पे पहुंच गए हो जो जहां पर पहुंचना आपका एम था। तो यस और ये सर। काफी मतलब तारीफ की बात है, काफी अच्छी बात है। और काफी मेहनत इसके लिए रिक्वायर्ड थी जो आपने करी, और फाइनली आपको वो रिजल्ट मिल गया जो आपको चाहिए। यस सर। ठीक है। यस सर। विवासवन, थोड़ा सा आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जो आपके जूनियर्स हैं जो अब एग्जाम में अपियर होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अभी इस बार फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। ओवरऑल आप अपनी जर्नी उनके लिए डिस्कस करेंगे क्या? यस सर। सर जैसे कि मैं 2020 बैच का हूँ, कोविड में मेरा एलएलबी खत्म हुआ। फिर उसके बाद मैं एलएलएम के लिए परस्यू करना चाहता, बट ड्यू टू हेल्थ रीजंस मैं कर नहीं पाया था, कोविड उस समय पीक पे था। फिर मैं क्लैट परस्यू नहीं कर पाया। देन उसके बाद मैं जो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था वो एमपीसीजे का था, 2019 फेज 2, जो कि मैंने दिया तो कुछ नंबर से मेरा रुक गया। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड वहां पे मुझे लगा कि मुझसे ये हो सकता है, ये एग्जाम ये टैकल किया जा सकता है, क्योंकि उस समय मेरी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई जो भी था मेरी सेल्फ स्टडी थी, वो भी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे उस समय। तो उसी समय मैं रैपिड रिवीजन देखता था जेजी की, जो कि नया नया लॉन्च हुआ था। देन मैं जेजी में फाउंडेशन बैच लिया, 5 में इनरोल कराया। एंड वहां से फिर मेरी एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि पूरा मतलब 1 साल की पूरी प्रिपरेशन जो मैं फाउंडेशन बैच चला। एंड देयर आफ्टर सर मैं उत्तराखंड दिया, जो लास्ट ईयर हुआ था। फिर एमपी दिया, और एमपी मेरा प्री निकला। फिर उसके बाद मेंस की कॉल आ गई, मेंस मतलब बैठा। अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं निकल पाया था। देन उसके तुरंत बाद यूपी की आ गई नोटिफिकेशन, एंड टिल मतलब अब तो यूपी का कल रिजल्ट भी आ गया। हाँ। तो फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। तो हम्म। मुझे बस इतना ही कहना होगा कि मतलब जितने लोग भी देख पा रहे हैं, तो मेरी जर्नी से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लगातार चलते रहेंगे। आपको एक मोमेंट लगेगा दैट इट्स वेरी इजी एग्जाम, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट इज लाइक ये तो हो ही नहीं सकता। तो और मेरे साथ तो ये हो रहा था सर कि क्योंकि मेरा 3 साल पूरा हो गया है मतलब ग्रेजुएशन को, तो लोग मेरे जो दोस्त है फर्म्स में काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस में सेटल होना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता था कि मैं कब करूंगा, मतलब मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत अनसर्टिनिटी थी इस बात को लेके। बट एंड ऑफ द डे मैं टिका रहा, और टिकने से यहाँ पे सक्सेस मिल गई। तो ठीक है, मतलब जो अल्टीमेटली आपसे जो बाकी स्टूडेंट सीख सकते हैं वो ये है कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट? मतलब हमको यस सर। थोड़ा भी अपना फोकस जो है वो डेविएट नहीं करना। हमको ये नहीं हाँ। सोचना कि कोई चीज़ अभी नहीं मिली तो वो कभी मिल ही नहीं पाएगी। अभी नहीं मिली फॉर हम्म। द टाइम बिंग, बट थोड़े समय बाद वो मिल जाएगी। और यस फिर सर। उसके बाद कोई व्यक्ति जो हमसे भले ही आज आगे है, हम उससे कॉम्पीट करके उससे आगे निकल जाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सवाल जो बच्चे भी अक्सर हमसे भी पूछते हैं, हम भी उनको गाइड करते हैं। अब वही सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ, थोड़ा आपके थ्रू भी बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगा। यस सर। नॉर्मली बच्चे पूछे सर पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें? तो पढ़ाई कैसे करें का जवाब कैसे दोगे आप? सर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्री के हिसाब से पढ़ें कि मेंस के हिसाब से हम्म। पढ़ें एंड इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ें। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज तो मेंस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ के जा रहे हैं तो आपकी एक बहुत लिमिटेड नॉलेज रहेगी, आपके नोट्स नहीं तैयार रहेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी। और बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपका मेंस प्री निकल जाता है तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा उस समय के 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में
आप रैप अप मतलब पूरा रिवीजन रैप अप करेंगे कि आप मतलब वैसे लेके एक बैठेंगे पढ़ाई नोट्स करेंगे, हाँ। बनाने? यस सर। मैं सो आपकी बात। इसलिए मेरे हिसाब से कि पूरा प्रॉपर एक नोट्स आपके पहले ही तैयार होने चाहिए, उसका एक नोट्स तैयार हो जाए, फिर उसके मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। हाँ, जैसे मैं क्या करता था सर कि मैं जो क्लास नोट्स मुझे मिले थे, से फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन का जो टॉपिक था, मुझे क्लास नोट्स में अगर मैं अपनी कॉपी उठाऊं तो 10 पेज में लिखा हुआ था, बट उसको मैं शॉर्ट इन करते 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 मैंने उसको 1.5 पन्ने में लाया। मतलब उसको फ्लो चार्ट्स, हेडिंग, टॉपिक्स, मतलब टू द पॉइंट, कि अब मुझे ये हो गया था लास्ट तक आते आते कि अगर ये टॉपिक मैं देख रहा हूँ कि कंसिडरेशन में प्रिविटी मैंने देखा, तो प्रिविटी के 3 एक्सेप्शंस मुझे तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए, उनके केसेस मुझे क्लिक हो जाने चाहिए। तो वो टू द पॉइंट मतलब लिखता था और फिर वहीं पे करता था, मैं पूरा नहीं करता था, और ये चीज मुझे एग्जाम्स में बहुत हेल्प की, रादर देन गोइंग ऑल थ्रू द बुक्स एंड एवरीथिंग। वो मुझे लास्ट मोमेंट के लिए बहुत हेल्प किया था। तो मल्टीपल रिविजन्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और बेयर एक्ट। बेयर एक्ट तो बाइबल है, ये सब लोग कहते थे, और मैं भी कहता हूँ कि बाइबल है, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते कहीं। और एग्जाम्स अब बहुत इवॉल्व हो रहे हैं सर, तो ये कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो इससे फिर इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब जब हमारा नोटिफिकेशन आए, जो भी एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं उसमें जो हमारा नोटिफिकेशन आए, तो उससे पहले ही हमने मेंस पढ़ लिया हो, यस सर, है उससे ना? पहले मेंस पढ़ लिया हो, और जिस दिन नोटिफिकेशन आए आप हम्म, मेन सेंटर को रुक जाइए, आप मतलब फिर उसके बाद फिर प्री सेंटर। ऑब्जेक्टिव और प्री सेंटर यस करें। सर, एमसीक्यूज फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे बिल्कुल। मेरा यही एम था, मतलब क्योंकि मुझे जो हेल्प किया कि एमपी मेंस मैंने लिखा था, एंड जस्ट उसके तुरंत बाद यूपी का आ गया था क्योंकि नोटिफिकेशन। तो मेरे जो मेजर लॉस थे या माइनर लॉस जो सब जगह आते हैं, कॉमन लॉस 8 9, तो वो मेरे तैयार थे, और उसकी वजह से मुझे एक थोड़ा पुश मिल गया था इन यूपी। और प्लस मैंने एक काम किया था कि यूपी की, क्योंकि मेरा होम स्टेट है, तो मैं शुरुआत से इसी के लिए टारगेट किया हुआ था। तो जैसे टॉर्ट्स है, पार्टनरशिप है, फैमिली लॉ है, इन सबको मैं पहले से कुछ ना कुछ मैं पढ़ के रखा हुआ था। तो जैसे नोटिफिकेशन आई, मैंने ये नहीं देखा कि प्री मेरा कब हो रहा है, मैंने टॉर्ट्स की क्लासेस फिर से रिवाइज करना शुरू कर दिया था। एंड देन उसके बाद मैं फैमिली लॉ भी मतलब लग गया था। तो मैंने अपनी क्लासेस को प्रॉपरली रखा, नोट्स उसके बनाए, और हर सब्जेक्ट के मैंने ब्रीफ नोट्स जो बनाए हैं। एक बार क्लास नोट्स, देन खुद के नोट्स, एंड देन उसको ब्रीफ करना फ्लो चार्ट्स में। तो ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है। और अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें, किस पैटर्न में करें? मतलब हम मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, मैंने उसको पढ़ा, फिर मैं सेकंड सब्जेक्ट पे गया, बट जब मैं सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो मैं फर्स्ट भूल गया। फिर जब मैंने थर्ड उठाया और मैं वो पढ़ने लगा तो वो मुझे याद है, बट फर्स्ट और सेकंड में भूल गया। तो हम यस रिवीजन का पैटर्न कैसा रखें कि हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो भी हमारा तैयार होता जाए और जो हम पुराने सब्जेक्ट है वो भी ना भूलें। सर, इसकी जो मैं ट्रिक अपनाया था वो ये था कि स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगता था रिवीजन करने में भी। जब मैं पहली बार पढ़ा था, अराउंड मुझे 30 40 डेज लगे थे मुझे सीआरपीसी खत्म करने में। दूसरी बार जब मैंने पढ़ा तो 15 20 डेज लगे थे। तीसरी बार वही थोड़ा कट के 10 15 10 12 दिन हुआ था, फिर वैसे कटते कटते 2 3 दिन में भी मैं आ गया था। तो उसको करने के लिए मैंने यही किया था कि मल्टीपल रिवीजन से पहले मैंने सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशंस बनाए थे, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर। तो जब मैं मेजर माइनर साथ में निकाल मतलब उठाता था, तो से फॉर एग्जांपल सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मैं सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहा हूँ, फिर एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पे जब मैं पहुंचा, तो उन दोनों को पढ़ते पढ़ते इन दोनों को साथ में रिवाइज करना, तो ऐसे में 4 सब्जेक्ट रिविजन होते थे। मैं उनको छोड़ता नहीं था। मेरा ये नया पढ़ रहा हूँ तो आधा घंटा या 1 घंटा मैं उनको भी दे देता था। जस्ट मतलब एक जैसे हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते ना सर, वैसे मैं करने लगा था कि मतलब बस एक बार गो थ्रू कर लो, पेराइट के प्रोविजंस गो थ्रू कर लूं या केस लॉ गो थ्रू कर लूं, कुछ ना कुछ मतलब पुराने सब्जेक्ट से लिंक नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जिस दिन अगर पुराने सब्जेक्ट से लिंक टूटा, वो आपका फिर पूरा लिंक टूट जाता है। वो सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आप जो समझे होते हैं, जो लिंकेज बनाए होते हैं, जो केस लॉ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, वो सब टूट जाता है। तो वो चीज नहीं टूटने दी थी मैंने। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमने पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, हो सकता है कि हमको 2 महीने लग गए, फिर हमने उसको हम्म। रिवाइज किया तो हो सकता है 40 डेज लग गए। तो ये हमको ये नहीं समझना है कि हमेशा 40 डेज ही लगते रहेंगे रिवाइज करने में। वो यस एक सर। टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि वो 40 डेज शायद हम 2 दिन में ही पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लें। यस सर।
है ना। और ये अपनी जो कंटिन्यूटी है, जो हम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका पुराने को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। भले ही हम 1 घंटे पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, 45 मिनट्स पढ़ें, बट हम उसको उसको पढ़ते रहना थोड़ा है। पढ़ते रहे। पढ़ते यस सर। रहना है। राइट, बिल्कुल यस सही। सर। अच्छा, ये बताइए, एक तो सवाल का जवाब आपने दे ही दिया कि प्री मेंस और इंटरव्यू इसको साथ में ही हमको कवर करना चाहिए। यस अब सर। थोड़ा सा जरा इस पहलू पे भी अपन बात कर लेते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हो तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हेल्थ इश्यू आ गया, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। तो उस ड्यूरेशन में जब कोई प्रॉब्लम आ गई हमको, उस समय खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है? हम क्या करें कि हम मोटिवेटेड रहें? सर मोटिवेशन तो एक सब्जेक्टिव है, मतलब किसी को अंदर से आ जाता है, किसी को किसी चीज से आता है, मतलब कि कोई बुक पढ़ के ले लेता है, या कोई आइडलाइज करके किसी को ले लेता है। बट इन माय केस जैसे मैं मोटिवेट होता था अपने आप, मतलब मैं एमसी छागला में पढ़ा हूँ, रोजेज इन दिसंबर, उनकी बायोग्राफी मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि वो एक रूरल इंडिया से लेके, मतलब छोटी जगह से लेके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, मतलब ही वाज एम्बेसडर, ही वाज सी चीफ जस्टिस, ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर। तो मैंने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी करा जा सकता है, किसी का भी साथ हो सकता है। तो मोटिवेशन तो मेरे लिए उनसे ज्यादा मिली थी। सेकेंडली सर, मोटिवेशन फॉर बीइंग अ जज, वो सबसे पहले आपको अंदर से आती है कि मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ। अगर वो क्यों का आंसर आपको मिल गया ना, तो वो आपको लगातार वो पुश करता रहेगा। तो मेरे पास वो क्यों का जवाब था। एंड पीपल से कि आपको प्लान बी होना चाहिए, बट इन माय केस देयर वाज नो प्लान बी। 3 साल में मैंने ना एलएलएम कंप्लीट की, ना मैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब मैं एआईबी का भी एग्जाम नहीं दिया हूँ। मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, तो मैंने वो भी नहीं किया है। तो मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। एंड आई थिंक वो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखता था कि इसी को करना है जी, मतलब दिस वाज माय डू एंड डाई सिचुएशन। डू और डाई, मतलब अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, वो वाला सिचुएशन आ गया था। तो इस वजह से ये मोटिवेशन मुझे इससे मिलती थी। एंड मोटिवेशन तो सर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिलती है तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड जहाँ तक पढ़ाई का है सर, तो मैं पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता था। हाँ, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग की हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो मल्टीपल चीजें भी होती हैं। किसी के यहाँ शादी पड़ गई, किसी के घर पे किसी के ट्रेजेडी हो गई, कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो उसको कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते, वो विच इज अनकंट्रोलेबल, अनसर्टेन। तो आप उसको उसके मैनेज किया जा सकते हैं। अगर जैसे कोई दिन ऐसा होता था कि अगर मैं आधे घंटे पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं दूसरे दिन 4 घंटा, 4.5 घंटा पढ़ लेता था। मैं कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं मतलब एक ऐसा कैंडिडेट रहा हूँ जो, मैं बाहर तो नहीं जाता था, मैं घूमता तो नहीं था, बट मैं मूवीज भी देखा हूँ, वेब सीरीज भी देखा हूँ, ताकि मैं अपने आप को बर्नआउट ना होने दूं। क्योंकि लगातार आप, एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप अपने से पढ़ते हुए लोगों को देख रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स को, या दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आपसे, आप ही के साथ निकले हुए, तो उस समय बर्नआउट होता है एंड बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। तो मुझे म्यूजिक, वेब सीरीज, ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं इन सबको देख के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता था। अच्छी वेब सीरीज देखता था, मोस्टली लीगल सेक्टर, जैसे हमारी मतलब ओजे सिम्पसन्स की ट्रायल का हो गया, या टोक्यो ट्रायल हो गया। इन सबको देख के मैं थोड़ा मतलब मोटिवेटेड फील कर रहा था कि जज ऐसे भी हो सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे मुझे भी बैठना है एक दिन। तो ये सब चीजें मुझे मोटिवेट की, एंड मैं सारी चीजें मैनेज किया हूँ सर। कि मतलब पढ़ाई को बस कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ पा रहे, 2 दिन नहीं पढ़ पा रहे, अब मैं कहता हूँ हफ्ते भर नहीं पढ़ पा रहे, तो वो हफ्ते भर का दूसरे हफ्ते में आप कवर अप जरूर कीजिए। वो कंटिन्यूटी, उसको कवर अप करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कवर अप हो रही है, तो वहीं से बल्क अप, मतलब वो बर्डन होने लगता है, और फिर उसके बाद आदमी इतना हताश हो जाता है कि वो खत्म कर देता है, फिर वो जर्नी एकदम खत्म पे आ जाती है। तो फिर अगेन मतलब आपने बच्चों को यही मैसेज दिया कि देखिए, दो चीजें हैं, एक है मोटिवेशन और एक है इन्फ्लुएंस होना। तो यस सर। मोटिवेशन तो अंदर से आता है, और यस बाहर सर। से हमको कोई इन्फ्लुएंस कर देता है, उसको देखकर हमारा मोटिवेशन बढ़ सकता है। जो बाहर यस से सर। आ रहा है, तो इन दोनों को ही हमको यूज करते रहना चाहिए। ठीक यस है, सर। इन दोनों को यूज करते रहना चाहिए। और एक चीज और जो कि आप ही की बातों से समझ में आती है, वो ये कि हम जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, हम्म। उतने ही ज्यादा अपने आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। यस सर। है ना। आपका फोकस हटेगा तो आप डिमोटिवेट फील करोगे।
बट आपका एग्जैक्टली। फोकस अगर वही है, आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा, तो फिर डिमोटिवेशन भी नहीं आता। और साथ में एक चीज और जो कि समझ में आई वो ये कि अ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी जो चीज करते हो वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपका जो यस सर। रिफ्रेशमेंट है वो बने रहना चाहिए, राइट? यस सर, किसी के लिए जिमिंग हो सकती है, किसी के लिए रनिंग हो सकती है, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए मंदिर जाना हो सकता है, किसी के यहाँ घूमना हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, कुछ भी है, बस आप करते रहिए। क्योंकि पीपल से कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, रादर इट्स नेसेसरी कि आप आपको ब्रेन का रेस्ट चाहिए। आप दिन में अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा आपके मतलब रेस्ट जरूरी है, और 2 घंटा आपकी वॉक या जो भी आपको करना है, जो भी आपको पसंद है, वो जरूरी है। अगर आप वो 2 घंटा नहीं कर रहे हैं, वो सोचें कि हम 8 का 10 घंटा कर देंगे, तो वो 2 घंटा ना वो आपको हफ्ते भर तो करेगा, लेकिन हफ्ते भर बाद आप बर्नआउट हो जाओगे। तो कई वो लोग चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मैंने देखा कि अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं कि कम सो रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर कम सोने का तो ऐसा है कि जिस समय प्रीलिम्स था मेरा यूपी का, तो क्योंकि टाइम स्पेंड बहुत कम था और न्यूली एडेड लॉज आए थे, जीके कवर अप करना था, तो उस समय जब बर्डन बहुत ज्यादा था, तो मैं भी कम सोया हूँ। मैं 3-3 4-4 घंटे की नींद पे सर्वाइव किया हूँ। बट उसको भी मैं मैनेज ये करता था कि मैं नींद को भी, ये अगर मैक्सिमम, मुझसे तो ये कहा जा रहा था, सब लोग यही कहते कि 6 घंटे की नींद तो कर ही लो, तो मैं 3-3 घंटे की, मतलब 3 घंटा रात में सोया, 3 घंटा दिन में सो लिया, कि रिफ्रेश हो जाऊं, और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई कर सकूं। मैक्सिमम मैं 3-4 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा का नहीं सोया हूँ। बट उसको भी आप एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम कर सकते हैं, वो टाइम। मैंने सिर्फ 2 महीना किया। वो जो मेरी प्रीवियस स्टडी रही, अगर शुरुआत से आप ये चाह रहे हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है, या अभी लॉ कर रहे हैं, एंड ही और शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड ही थिंक्स कि मतलब इसमें आपको पूरा त्यागना होगा, नींद से 20-20 घंटे पढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं होता। 20 घंटे आपको सिर्फ पीक टाइम पे पढ़ने होते टाइम हैं, पे पढ़ना, राइट। और एकदम लगातार नहीं पढ़ना होता। कोई भी नहीं पढ़ सकता, ह्यूमन कैपेसिटी ही नहीं है। अच्छा, फिर कई लोगों को ये भी लगता है कि क्या इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है? या एवरेज बच्चा ये निकालता है, या एवरेज बच्चा भी ये एग्जाम निकाल सकता है? तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? सर मैं तो बहुत एवरेज रहा हूँ, मतलब अबव एवरेज या एवरेज कह सकते हैं। मेरे बहुत मैं स्कॉलर तो रहा नहीं हूँ कभी भी। मतलब मैं स्कूल्स में भी मतलब एक ठीक ठाक बच्चा था, कि मतलब कभी फेल नहीं हुए, और ना कभी बहुत टॉपर्स में रहा, एक डिसेंट था। और 80s 80s में नंबर्स आते थे, एंड मैं जब एलएलबी किया तब भी मेरे 7 पॉइंटर्स ही बने, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंटर्स नहीं बने थे। मैं हमेशा एवरेज हूँ, बहुत ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं रहा कि मूड टीम में ही हूँ, या डिबेटिंग में हूँ, या सिर्फ रिसर्च पेपर लिखे जा रहा हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं था, मैं बहुत एवरेज था। मेरी इंटर्नशिप्स भी बहुत एवरेज रही हैं, और मैं यहाँ पे बस ये है कि एवरेज और अबव एवरेज का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे बस एक ही चीज है, आप कितना 1.5-2 साल में अपना हार्ड वर्क डाल रहे हैं। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। आपका प्रीवियस जो मार्कशीट्स हैं वो हेल्प नहीं करेंगी, वो आपको एक इंप्रेशन दे सकती है इंटरव्यू के सामने, दैट इट्स अ गुड कैंडिडेट, बट उससे आपको कुछ अलग नहीं हो जाएगा। अगर आप स्कॉलर हैं, एंड इंटरव्यू इज आस्किंग समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, तो आपका वो पूरा बेकार है। और वो कोई 40% वाला बंदा है जो आंसर दे रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा रादर देन योर सिलेक्शन। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप 2 साल में कितना ग्रास्प कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। अच्छा, एक चीज और, कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर तैयारी, क्योंकि ये पॉइंट अभी आपकी बातों से मुझे क्वेश्चन आया कि तैयारी कब से चालू कर देनी चाहिए? राइट टाइम क्या है? सर मैंने तो एलएलबी की बात की है, मतलब एलएलबी के 1 साल बाद। ऑल्दो मेरा डे वन से सपना था, या मैं कह लीजिए मैं नाना जी ने ही सपना देखा हुआ था। मेरे मतलब थर्ड जनरेशन हूँ मैं लॉ में, और इसका मेरे यहाँ लेगेसी चल रही थी। बट कोई जज नहीं बना था हमारे यहाँ, सब लॉयर्स थे या प्रोफेसर थे। तो मतलब मुझे पहला, मैं आई एम द फर्स्ट जज ऑफ माई फैमिली। तो ये चीज मुझे ये हुआ कि तैयारी के लिए कोई टाइम नहीं होता। बहुत से लोग आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के साथ करते हैं। बस ये कि आपको जब करना है तो 1 साल मिनिमम लग जाएगा। बस आप 1 साल का स्पैन कब रखना चाह रहे हैं, दैट्स अप टू यू। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एलएलबी के साथ 1 साल कर सकते हैं, तो आप एलएलबी के साथ 1 साल कीजिए। आप एलएलबी के बाद करना चाह रहे हैं, तो आप एलएलबी के बाद कीजिए। बट एक चीज मुझे जो सर
बहुत यहाँ पे पॉइंट आउट करने का लगता है कि मतलब करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एलएलबी के टाइम पे 5th ईयर के खास तौर से तो पीयर प्रेशर में आके तैयारी शुरू कर देते हैं। एंड वो चीज़ बहुत मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि पीयर प्रेशर में जिस समय मैं एलएलबी से निकला था तो उसमें काफ़ी मेरे जो फेलो एस्पिरेंट्स थे, मतलब फेलो दोस्त थे, तो उन लोग काफ़ी आ गए थे। बट बाद में क्या हुआ कि उन लोग को दे हैड टू चेंज देयर लाइन और प्रोफेशन ऑल टुगेदर। तो मतलब वो चीज़ थोड़ा मुझे लगा था कि मैं पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको करना है, ढंग से 1 साल दे दीजिए और 1 साल में ये टैकेबल है, ये पेपर निकल सकता है। अच्छा, अभी आपने नोट्स मेकिंग की बात करी थी यस सर। कि तो क्या नोट्स मेकिंग पे आप कुछ और गाइडलाइंस भी देना चाहेंगे बच्चों को? सर नोट्स मेकिंग का तो सबसे अच्छा जो मैं समझ पाता हूँ कि अगर आपके पास कोचिंग नोट्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट्स में आप हैं, तो सबसे पहले तो आप उनके जो नोट्स आ रहे हैं उनको आप मतलब अच्छे से थॉरली पढ़िए। जो उनके हैंडआउट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जो लैंडमार्क बुक्स हैं, मतलब जो हाई काफ़ी रिनाउंड बुक्स हैं, जैसे सी के तकवानी फॉर सीपीसी, केलकर फॉर सीआरपीसी, तो इनको आप पढ़ लीजिए। फिर इनको आप ब्रीफ में अपने वर्ड्स में लिखिए, बुक को मत छापिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बुक को ही मतलब छापने लग जाते हैं। तो बुक छापने से क्या होगा सर, वो आप एक मिनी कंसाइंस मतलब आप लिख दे रहे हैं। वो केलकर का अगर 450 पन्ना तो आप 200 पन्ने में उतार दे रहे हैं। तो वो कोई मतलब नहीं है वो 200 पन्ना। रादर आप उस जो आप पढ़े हैं 400 पन्ने को, आप उसको अपने वर्ड्स में 150 पन्ना, 100 पन्ना, 200 पन्ना, 250 पन्ना, जितने भी आप कर सकते हैं उसको लिखिए। क्योंकि जिस समय आप दोबारा पढ़ेंगे ना तो वो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी चीजें समझ में आएंगी। तो वो अपने वर्ड्स में होना बहुत जरूरी है। मैं यही करता था सर कि कोचिंग के नोट्स मैं अपने वर्ड्स में जरूर लिखता था। क्योंकि अपने वर्ड्स के जो नोट्स या मार्जिन्स जो आप कनेक्टिविटी जो भी करते हैं वो सबसे अच्छा होता है, वो रिकॉल करने में सबसे इजी होता है। तो बुक्स जैसे आप रेफर करते थे, जैसे आपने कहा कि बुक्स रेफर करनी चाहिए, तो बुक्स रेफर करें कि नहीं करें? और वो किस एस्पेक्ट में रेफर करें, मतलब कोचिंग के नोट्स के अलावा क्या बुक्स को रेफर करना चाहिए? सर मैं अपनी अगर सिनेरियो बताऊं तो मैंने कभी बुक्स वैसे रेफर नहीं की कि मुझे बुक्स लेके पढ़ते रहना है घंटों। मैं बुक्स मतलब कोई अगर कोई टॉपिक है तो मैं अटक गया तो उसको लेके पढ़ने लगता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है उस मतलब टॉपिक कोई को लेके। क्वेरी फॉर अगर ऐसी आ जाए जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम रेफर हाँ। करें। यस अदरवाइज सर। बुक्स को हमको रेफर नहीं नहीं सर। करना चाहिए, या क्यों? उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ और आंसर राइटिंग में कोई पॉइंट मुझे लैंग्वेज नहीं मिल रही है, या अपने आंसर को मुझे हाँ। सब्सटेंशिएट करना है कि हाँ भाई और अच्छा इम्प्रोवाइज कैसे करूँ, तो उन टॉपिक्स पर हम फिर बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। ऐसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं प्री से पहले, ये यूपी के प्री से पहले मुझे एक कंफ्यूजन आ गया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंटिजेंट होगा कि इंडेमनिटी जाएगा। तो अब उसको लेके मैं जब नोट्स देखा तो उसमें थोड़ा कंटिजेंट में लिखा था एंड पीपल वर सेइंग कि ये कंटिजेंट नहीं होगा। मैं अपने जो पहले मतलब एस्पिरेंट्स हो उनसे पूछा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उसको लेके। तो मैंने अवतार सिंह उठाई एंड देन आई वेंट थ्रू इट एंड वहां पे मुझे एक केस का नाम मिला जिसमें ये पर्टिकुलरली कोर्ट ने कहा था कि ये कंटिजेंट में गिना जाएगा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइम। तो उसको मैं प्रॉपर मतलब उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी नोटबुक में। ऑल्दो नोटबुक भी मेरी मैं सही थी बट वो केस का नाम नहीं था, तो वो केस का नाम मैंने इंक्लूड कर दिया। अब अगर मेरा क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस बार क्वेश्चन आया ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आया होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली इंक्लूडेड दैट पॉइंट अगर ये वाला क्वेश्चन होता। तो ऐसे पॉइंटर्स पे आप यूज कर सकते हैं बुक, अदरवाइज इट्स टू बल्कि आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे सारी बुक्स को। मतलब जैसा कि आपने कहा कि सर साल भर अगर हमको देना है, अगर हम साल भर किताबें ही पढ़ते रह जाएंगे, तो हम तो किताब ही पढ़ते रह जाएंगे ना, हम तैयारी कब करेंगे एग्जैक्टली फिर, है ना? एग्जैक्टली। हम्म। सिलेबस बहुत लंबा होता है, जीके, करंट अफेयर्स है, रेगुलर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, रेगुलर आपको उससे अवेयर रहना है, रेगुलर जजमेंट्स आ रहे हैं, वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उन सबको मतलब याद रखना, सब कुछ चीजें रखना। प्री में तो तब भी आपके सामने ऑप्शन होता है, मेंस में तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे सबसे बड़ा टास्क होता है कि सब कुछ याद रखना और उसको सही से सामने रिप्रेजेंट करना। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Right. अच्छा विवासमान, एक बात और बताइए। एक तो हमने अभी एक सवाल जिस पे डील किया कि भाई मोटिवेटेड कैसे रहें। नॉर्मली यस सर। अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा होता है कि जब
एग्जाम नहीं चल रहा, हम अपने पेस पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो हो रहा है। बट अब एग्जाम आ गया, तो जाहिर सी बात है कितनी भी तैयारी हो, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और जब एग्जाम पास में आता है, तो प्रेशर तो बढ़ता है। यस तो सर। उस ड्यूरेशन में अपने आप को काम कैसे रखें, कैसे बैलेंस बना के रखें, ये कैसे करना चाहिए? सर जब मेरे पे प्रेशर आना शुरू हुआ था, जिस समय यूपी की नोटिफिकेशन अचानक से आई थी 10 तारीख को, तो आई वाज लाइक कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मतलब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था एमपी का ऑन 28 नवंबर लास्ट ईयर। तो 28 नवंबर के बाद 10 तारीख 12 दिन के अंदर मेरा ये आ गया था। तो आई वाज लाइक कि मेरी जी के छुट्टी हुई है, मेरे करंट अफेयर्स उतने अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लगा था एमपी के पर्सपेक्टिव से। तो मैं वो सिर्फ जो 12 लॉस थे एमपी के, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता रादर देन यूपी, क्योंकि यूपी के रूमर्स चल रहे थे आएगा नहीं आएगा, तो उस पर बहुत हुआ था। तो उस समय मैं जिस समय आया, तो पैनिक तो मैं बहुत किया था। बट उसके बाद पैनिक को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स हेल्प करेंगी आपको। आपके टीचर्स, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में, आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स होंगे, और या आपके पेरेंट्स, ये तीन लोग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लोग आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको जो पैनिक सिचुएशन आ रही है उसको कंट्रोल करना सिखाएंगे, उसके बाद आपका सर मोटिवेटेड रहना सिखाएंगे, सबसे मेन है। क्योंकि सर मैं जब ये इस जर्नी को स्टार्ट किया ना, तो मैंने सबसे पहले एक काम किया था कि मैं अपने कुछ दोस्त बनाए थे, मतलब एस्पिरेंट्स दोस्त। और यही मतलब फाउंडेशन बैच से ही मैंने 2 लोग को दोस्त बनाया, उनके साथ मैं पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उनको मतलब उनको नहीं लगा कि जुडिशरी करना उनके लिए है, तो दे शिफ्टेड टू अदर करियर ऑप्शंस। तो उनके बाद मुझे दूसरे लोग मिले, तो मैं उनके साथ मैं लगातार डिस्कशन में रहा, क्योंकि आपको जरूरी है। कभी आप उनके लिए कभी वो लो फील करेंगे तो आप उनको समझाएंगे, और जब कभी आप लो फील करेंगे तो वो आपको समझाएंगे। तो ये चीज मेरे लिए बहुत वर्क की, आपको दोस्त अच्छे होने चाहिए लाइफ में। तो ये सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट ये वही लोग हैं जो हमने खुद चूज किए हैं। तो हमको यस। वैसे ही लोग चूज करने चाहिए जो हमारी फील्ड में हमारी हेल्प कर सकें। ठीक है। और यस। अभी आपने कहा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि पढ़ाई अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए करें, हम्म। तो उससे भी काफी बेनिफिट मिलता है। यस सर। ठीक है। मुझे तो मतलब जितनी बार भी होता था, बहुत हेल्प मिलती थी। हम्म। अच्छा, और कई लोग ये भी सोचते हैं, ये भी पूछते हैं विवासवान कि मेंस में कितना लिखें। मेंस जब आप अटेंड कर रहे हो, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम लिख रहे हो, उस समय माइंड में क्या क्या चलता है उस समय, कितना लिखना है? आपने पेपर देखा, आपको लगा कि बहुत लेंदी पेपर है, या आपको लगा कि ऐसा पेपर है जो कि टफ आया है, मुझसे तो नहीं बनता, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, इस पे क्या गाइडेंस दोगे आप? सर जैसे कि अगर मैं यूपी स्पेसिफिक बात करूं, तो यूपी में अनलाइक एमपी, एमपी में आपके पास बुकलेट होती है प्लेन, मतलब आप लिखते चले जाइए, आपको बुकलेट्स एक्स्ट्रा मिलती चली जाएंगी। वेयर एज इन यूपी यू हैव अ लिमिटेड स्पेस, जिसमें आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पेज दे दिया, आप 3 पेज से ऊपर नहीं जा सकते। तो लोग क्या करते हैं कि 3 दिया तो 3 का 3 भरना जरूरी है, बट इन माय ओपिनियन जो मैंने सीखा था कि 3 का 3 भरना जरूरी नहीं है। अगर आप वही चीज 2 पन्ने में भी लिख के चले आ रहे हैं, या 1.5 पन्ने से ऊपर लिख के चले आ रहे हैं, एक डिसेंट होना चाहिए कंटेंट, कि अगर आपके पास कंटेंट है तो उतना मार्जिन बन जाता है, वो कोई जरूरी नहीं कि आपको पेज भरना ही जरूरी है। तो पेज भरना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंटेंट कितना आप रिच दे पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। लाइक सर एक क्वेश्चन था, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, टीपीए का क्वेश्चन था मेंस में ही। तो उसको बहुत से लोग पूरा पूरा 3 से 4 पन्ना में, आई थिंक 4 पन्ना था इफ आई एम करेंटली रिकॉलिंग, तो 4 पन्ने दिए थे। तो उन लोग पूरा भर दिए थे। मैंने क्या किया था, वही चीज मैंने 2 पन्ने में निपटा दी थी फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो जहां पे फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, इससे मेरा टाइम भी बचा था और एक्सप्लेन करने में इजी हो गया था, और मुझे 2 पन्ने फालतू में भरने नहीं पड़े थे। तो वो 10 मिनट में बच गए थे। तो मैं वो 10 मिनट एक्स्ट्रा किसी और क्वेश्चन में दे पाया था। तो राइट, राइट। कंटेंट आपके होने चाहिए। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि जो उन्होंने हमको पेजेस दिए हैं वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे यस सर, ज्यादा मैक्सिमम नहीं लिमिट है। होना चाहिए, उससे कम तो हो सकता है, उसमें कम में प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लॉ में हाँ। एक चीज हम और कहते हैं कि भाई क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट, है ना? यस सर। तो क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी यस सर। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं। राइट। यस सर। ठीक है।
और विवासवान जुडिशरी गोल्ड के फैकल्टीज के बारे में, जुडिशरी गोल्ड के मेंटोर्स के बारे में और जुडिशरी गोल्ड की टीम के बारे में आपका क्या कहना है? सर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए तो मतलब फंसते हैं, क्योंकि मेरी जिस समय मैं एकदम अलग ट्रैक पे जा रहा था उस समय मतलब मुझे जुडिशरी गोल्ड का चैनल मिला, एंड सडनली मेरी ट्रैक पे आया, मैं लाइन पे आया, एंड फिर उसके बाद मैं मतलब मेरा जो लॉ को देखने का अलग तरीका है ना, जो आज पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ जुडिशरी गोल्ड के कारण है। क्योंकि वो जो फैकल्टी है, जो भी मेंटोरशिप है, जो आंसर राइटिंग में हेल्प हुई है, जो प्रीलिम्स में हेल्प हुई है या जो इंटरव्यू में हेल्प हुई है, वो सब मुझे बहुत एक अलग बना दी, अलग इंसान बना दी है। अगर मैं अपने आप को 3 साल पहले का देखूं और आज से कंपेयर करूंगा तो आई वुड बी लाइक कि मतलब इस जो आज हूँ उसका तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 3 साल पहले वाले का तो कभी नहीं हो सकता था सिलेक्शन। तो वो चीज मुझे मतलब चेंज किया है, पूरा 360 चेंज हो गया हूँ मैं। और इंटरव्यू के लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप बच्चों को? यस सर, तो इंटरव्यू के लिए सर, जैसे मेरा इंटरव्यू जो हुआ था तो मेरा तो एविडेंस पे ही मुझे ग्रिल किया गया था पूरा। जो ऑनरेबल जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पूरा पूरा मुझे एविडेंस पे अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे थे, और मेनली उन्होंने मेरा आपसे चॉइस का आपके क्वेश्चन चॉइस का सब्जेक्ट पूछा था या जनरली उन्होंने एविडेंस से पूछना चालू कर दिया था? सर एविडेंस मतलब मैंने सब्जेक्ट मतलब उन्होंने पूछा पहले कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मुझे एविडेंस क्योंकि अच्छे से आता था तो मैंने एविडेंस का बोला, एंड देयर आफ्टर ही स्टार्टिंग क्वेश्चंस अबाउट एविडेंस। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि नए एविडेंस जो आया है, प्रपोज्ड है, और जो ओल्ड एविडेंस है उसकी में अंतर क्या फाइंड आउट करें, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो उनको वर्ड मिला था, तो उसी से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हो सकते थे एविडेंस में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में है इस समय करंटली, उससे पूरा उठा के पूछ डाला था। उसके जूरिस्प्रूडेंस पूरा पूछा था मुझसे, केसेस पूछे थे, केस को ओवरऑल कौन था उस जज का, जैसे अर्जुन राव पंडित वाला केस है 65B पे, तो उसके जस्टिस आरिफ नरीमन हैं, तो जस्टिस आरिफ नरीमन के बारे में पूछा। ऐसे मतलब एट रैंडम मेरे ही आंसर से वो क्वेश्चंस निकाल रहे थे। तो आप पढ़ के जाइए, बट आप चाहे जितना मॉक दे लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए, वहाँ एक ऑल टुगेदर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एंड वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। वो अलग मजा आती है, मजा भी आएगी, नर्वसनेस भी होगी, एंजाइटी भी होगी, सब कुछ आपको वो 10 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा। राइट। और फिर उससे आपकी पर्सनालिटी भी चेक होती है, मतलब आपके आंसर्स के थ्रू आपकी पर्सनालिटी, आपके आंसर देने का तरीका यस सर। कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, सवालों को फेस करने का तरीका कैसा है, आपसे कोई जवाब नहीं आ रहा तो आप क्या कर रहे हो, ये सारी यस सर। चीजें भी है ना, राइट, चेक करते हैं। यस सर। यस सर, चेक करते हैं। जैसे मुझे 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए तो मैं शांति से मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई डोंट हैव इनफ knowledge on this, so I cannot answer on दिस क्वेश्चन। तो मैं शांति से उसको स्किप कर दिया था। द एक्सेप्शन लिस्ट डाउन द ऑफेंसेस इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड इन रिसेंट बिल। तो वो मुझे नहीं पता था कि कौन से, मुझे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पता था कि ये प्रपोज किया गया है, बट कौन से ऑफेंसेस हैं ये नहीं पता था। तो उसके बारे में मैंने इग्नोरेंस प्लेड की थी। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काम रहिए, कंपोज रहिए, कॉन्फिडेंट दिखिए उनको, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉलेज चेक हो चुकी है आपकी, मेन से आपके स्कोर्स दिए हैं। मतलब अगर आपका 10-5 2-4 नंबर इधर उधर आपका क्वेश्चन नहीं आया ना, तो क्वेश्चन नंबर से नहीं होगा, आपके आंसर की क्वालिटी। आप 4 क्वेश्चन दे के आइए 10 में से, लेकिन वो 4 ऐसे दे के आइए कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको पता है कि मतलब वो सामने वाले को नॉलेज है, इस समय बस रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, राइट। तो विवासवान, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू सर। और पूरी जुडिशरी गोल्ड की टीम की तरफ से, और ऐसे ही आप अपने करियर में और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, हमारी सभी लोग की विशेष आपके साथ हैं। ठीक थैंक है। यू सर।